नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं तो आप लोग अपनी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं और कुछ डिटेल भी जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, ये तो जो 3 पार्टों में इतिहास को बांटा गया है, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिपेयर कराया जा रहा है, जैसे ईवीएस, सामान्य विज्ञान, हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश। तो ये सारे वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लें। आधुनिक भारत की लिपियों में से कौन सी शारदा लिपि से अवतरित है? ठीक है, जो आधुनिक भारत की लिपियां हैं इसमें हमें बताना है कि शारदा लिपि से कौन सी लिपि अवतरित है। तो ये जो ऑप्शन है गुरुमुखी, डोंगरी, सिंधी, ये तीनों जो हैं शारदा लिपि से अवतरित हैं, यानी शारदा लिपि से ली गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? गुरुमुखी, डोंगरी, सिंधी। इनका डिटेल देखते हैं। शारदा लिपि लिपियों के ब्राह्मी परिवार की एक लिपि है जो 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई थी। इसे संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, शारदा लिपि को संस्कृत भाषा या कश्मीरी भाषा लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी गई थी। ठीक है, तो ये शारदा लिपि गुरुमुखी लिपि भी कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो हरिशेन, समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि हरिशेन थे। ठीक है, इन्होंने लिखा। आगे बढ़ते हैं। रूपदर्शक का कार्य था, क्या था? रूपदर्शक का कार्य ढले सिक्कों की जांच करना। ठीक है, रूपदर्शक का कार्य ढले सिक्कों की जांच करना था। इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौर्य काल में रूपदर्शक नामक पद था। ठीक है, जो सिक्कों की जांच करता था। आगे बढ़ते हैं। चरक किसके समकालीन थे? तो ये चरक जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। चरक कनिष्क के दरबार के विद्वान थे। उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की। ये भी पढ़ लीजिए साथ में आप लोग। आगे देखिए, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? ठीक है, नवपाषाण युग से मानव भोजन संग्रह करने लगा। देखिए, इसमें आपका फालतू कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है। बहुत ही कम समय में आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये कुछ कथन है, इसमें बताना है कि वो कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यही कथन सत्य है। उन्होंने ना तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया और ना ही नकारा। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने ना तो पूर्ण रूप से भगवान को माना है और ना ही उसे नकारा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य काल में सहर्ता का क्या कार्य था? तो जो सहर्ता ये राजस्व वसूली करता था। ठीक है, मौर्य काल में सहर्ता उसे कहा जाता था जो राजस्व वसूली करता था। आगे, सुरकोटड़ा किस प्रदेश में है? तो ये सुरकोटड़ा गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, सुरकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। यहाँ से क्या मिला? घोड़े की हड्डियाँ। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरूकच्छ का व्यापारिक बंदरगाह कहाँ था? तो ये गुजरात में। ठीक है, भरूकच्छ का व्यापारिक बंदरगाह गुजरात में था, जहाँ से बहुत अच्छा व्यापार होता था। आगे, आचार रंग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये आचार रंग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा अतरंगी है। तो आचार रंग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आचार रंग सूत्र जैन धर्म के ग्रंथों
आगम का भाग है। किसका भाग है? आगम का। अगर आ जाए कि आचार रंग सूत्र किसका भाग है, तो ये आगम का भाग है जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा रचित है, तो ये देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा रचित है। ने किसकी रचना की, तो ये रामगुप्त ने। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम रामगुप्त के बारे में वर्णन है। देखो, रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। ठीक है, जो एक निर्मल शासक था और देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा रामगुप्त और शक राजा के वध तथा अपने भाई की पत्नी से विवाह का जिक्र है। ठीक है, इसमें किसका जिक्र है? देखिए, देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा रामगुप्त और शक राजा के वध, ठीक है, तथा अपने भाई की पत्नी से विवाह का जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की प्रमुख राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क की प्रमुख राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान में उसका नाम पेशावर है। अन्य क्षेत्रीय राजधानियां मथुरा, तक्षशिला भी थीं। ठीक है, नेक्स्ट, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगथनीज को राजदूत नियुक्त किया? किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगथनीज को राजदूत नियुक्त किया सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, इसके बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगथनीज को राजदूत नियुक्त किया। ठीक है, मेगथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये भी ध्यान रखिएगा, मेगथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता है? तो मौर्य काल में सहर्ता पद होता था, जो राज्य के राजस्व की वसूली करता था, उस पद का नाम सहर्ता था। देखिए, मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी सहर्ता होता था, जिसका पूरे राज्य से राजस्व की वसूली करना कार्य था। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि था। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते जाइए और 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे इसको आप फास्ट मोड में लगा के रिवीजन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के लिए प्रयुक्त समकक्ष शब्द है? ठीक है, यानी गोपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोपति। प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के लिए क्या बोलते थे? राजा को गोपति। हैं, राजा को गोपति नाम से भी जाना जाता था। ये वैदिक काल की बात है। आगे, आर्य जनजाति के रूप में जाना जाता है था ये झांसी को। ठीक है, आर्य जनजाति झांसी ऋग्वैदिक समाज का एक आदिवासी समाज था। लोग अर्ध खानाबदोश जीवन जीते थे। आर्य जनजातियों को जन कहा जाता था। वे खानाबदोश संकेतक थे और उनके जीवन में कृषि का महत्व नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विरासत की प्राथमिकता देता है? जो पत्नी को रखता है उसके बाद बेटों के तुरंत बाद बेटियां होती हैं। ठीक है, ये कुछ वो थी। तो ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विरासत की प्राथमिकता देता है? जो पत्नी को रखता है और उसके बाद बेटों के तुरंत बाद बेटियां होती हैं। ये ऐसे ही एक मतलब कि उस समय भ्रांतियाँ थीं। तो याज्ञवल्क्य। ठीक है, देखिए, याज्ञवल्क्य ने पुत्र के बाद विधवा की सूची बनाई। ठीक है, और पुत्र ना होने की स्थिति में उसके बाद पुत्रियों की सूची दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निगंथ नाटापुत्र कहा जाता है? तो नाटापुत्र महावीर को कहा जाता है। ठीक है, पाली ग्रंथों में निगंथ नाटापुत्र किसे कहा जाता है? महावीर को। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। निगंथा नाटापुत्र महावीर को संदर्भित करता है। एक निर्ग्रंथ जैनियों को संदर्भित करता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति निग्रंथ हो सकता है। वैशाख शुक्ल दशमी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही है कि नाटापुत्र किसे कहा जाता है? तो महावीर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बौद्ध धर्म को कश्यप मतंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में पेश किया गया था? चीन में। ठीक है, बौद्ध धर्म को कश्यप मतंग द्वारा
वर्तमान क्षेत्र में पेश किया गया था वो चीन में। देखिए, माना जाता है कि कश्यप मतंगा ने सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चीनी परंपरा के अनुसार उन्होंने भारत से चीन के लोयांग की यात्रा अन्य भारतीय भिक्षु के साथ की। उसके चीनी नाम क्या थे? चू फलन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शासक वैशाली के लिच्छवियों को मिलाने में सफल रहा? कौन? अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवियों को मिलाने में सफल रहा। देखते हैं डिटेल थोड़ा सा। वैशाली के लिच्छवी इतने शक्तिशाली राज्य थे कि मगध के शक्तिशाली राज्य के शासक अजातशत्रु को इस पर कब्जा करने के लिए वर्षों तक सैन्य तैयारी करनी पड़ती थी। ठीक है, मगध को वर्तमान में क्या नाम है? बिहार है ना। तो उन्होंने लिच्छवियों के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कौन सा स्तंभ शिलालेख सभी स्तंभों में सबसे लंबा है? ये कौन सा? 7वां शिलालेख। ठीक है, अशोक का 7वें स्तंभ शिलालेख में धम्ब महामत्स्य के बारे में उल्लेख है, ये सबसे लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किसे बाजार अधीक्षक के रूप में जाना जाता था? तो संस्था अध्यक्ष को बाजार अधीक्षक के रूप में जाना जाता था। देखिए, मौर्य काल में संस्था अध्यक्ष को बाजार के अधीक्षक के रूप में जाना जाता था। मौर्य काल के दौरान व्यापार और शहरी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन मिला और इसने साम्राज्य के लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित किया। देखिए, वैसे हम लोग हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उसके डिटेल जानते हुए अपना सिलेबस पूरा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रोमन साम्राज्य को निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी? तो लोहा। ठीक है, मौर्य काल में लोहा निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। देखिए, मौर्य काल में भारत और रोमनों के बीच व्यापार फला फूला। व्यापार में आयात के साथ साथ समुद्र के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात भी शामिल था। मोती, जवाहरात और कीमती पत्थरों जैसी वस्तुएं व्यापार की कुछ वस्तुएं थीं। लोहे की वस्तुएं रोमन साम्राज्य को निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। ठीक है, अपने देश में वैसे भी सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व के बीच की अवधि निम्नलिखित में से किस भारत यूनानी शासक के शासन से जुड़ी है? तो ये मिलिंडा मिलांडर के शासक से जुड़ी है। देखिए, 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व के बीच की अवधि मिनांडर, मिलिंडा या मिनेड्रा के शासन से जुड़ी है। मिनांडर का साम्राज्य बैक्ट्रिया और उत्तर पश्चिमी भारत दोनों के कुछ हिस्सों में फैला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक राजा 58 ईसा पूर्व के विक्रम संवत युग से जुड़ा हुआ माना जाता है? कौन? अजीज। ठीक है, माना जाता है कि शक राजा अजीज 58 ईसा पूर्व के विक्रम संवत युग से जुड़े हुए हैं। इसका उपयोग अजीज के पारिग्रहण को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। वह उत्तरी भारत के क्षेत्र पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नासिक अभिलेख की रचना किसने की, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गौतमी। ठीक है, नासिक अभिलेख की रचना गौतमी ने की। देखिए, नासिक शिलालेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बालश्री ने की थी। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र को अपरांत, अनुपा, सौराष्ट्र, कुकरा, अकरा और अवंती के शासक के रूप में वर्णित किया है और शक राजा नाहपान को हराया और सातवाहन के पूर्व प्रभुत्व के एक बड़े हिस्से को फिर से जीतकर अपने वंश की प्रतिष्ठा को बहाल किया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गाथा सताशाई की रचना की? तो गाथा सताशाई की रचना हॉल ने की। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। हाल संभवतः सातवाहन वंश के 17वें राजा थे। ठीक है, वह एक महान कवि थे जिन्होंने गाथा सताशई की रचना की। यह महाराष्ट्री प्राकृत बोली में 700 कामुक कविताओं का संग्रह है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी कहलाते थे क्या? एग्रानोमोई। मेगस्थनीज बाहर का था यानी ग्रीक का था, तो जो भूमि का कर वसूल करते थे उनके लैंग्वेज में उन्हें एग्रानोमोई बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि कोई भूमि विवाद होता था तो कोई भी पक्ष अपने दावे को साबित करने में सक्षम नहीं होता था तो संपत्ति राजा के पास चली जाती थी। ठीक है, उस समय का इतिहास वर्णन है इस तरीके से। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में धरणीकोट स्थान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? तो ये जो धरणीकोट स्थान है ये सातवाहन वंश से संबंधित है। पढ़ते हैं, धरणीकोट भारत में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती के पास एक शहर है। यह प्राचीन धान्य कटक का स्थल है जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी, जिसने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्कन में शासन किया था। आगे बढ़ते हैं, सातवाहन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन 3 श्रेणी के सामंतों का हिस्सा थे? तो ये राजा, महाभोज, सेनापति, ये 3 श्रेणियों के हिस्सा थे। ठीक है, ये सातवाहन वंश के तीनों राजा होते थे, महाभोज और सेनापति, ये 3 वर्ग में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, किस कुषाण राजा के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कुषाण राजा थे कनिष्क के शासनकाल में 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुंडल वन पूछा जाता है। यहाँ त्रिपिटक पर भाष्य लिखने के लिए वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो यह किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान में बेग्राम निम्नलिखित में से किस राजा की राजधानी थी? तो ये कनिष्क की राजधानी अफगानिस्तान में थी। क्या नाम था उस समय? बेग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शशांक को हराया और उड़ीसा में कोगोंडा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाया? ये हर्षवर्धन है। ठीक है, इसने शशांक को हराया था। किसने हराया था? हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था और उड़ीसा के गौड़ा के राजा द्वारा मारा गया था शशांक। ठीक है, जिसने बोधि वृक्ष को भी काट दिया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। बाद में हर्षवर्धन ने शशांक को हराया और उड़ीसा में कोडोंगा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण भी कर लिया। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में उल्लेख है कि हर्ष की वल्लभी राजा ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था? तो ये नौशासी तांबे की प्लेट शिलालेख में वर्णित है कि क्या वर्णित है कि हर्ष ने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था। कहाँ पे वर्णन है? नौशासी तांबे की प्लेट शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्रतिहार वंश की स्थापना की? तो हरिश्चंद्र ने। देखिए, प्रतिहारों को गुज्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वे गुज्जरों से उत्पन्न हुए थे जो मुख्य रूप से चरवाहे और लड़ाके थे। ठीक है, राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और उसके आसपास एरिया में किया था। ठीक है, तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि प्रतिहार वंश की स्थापना, तो हरिश्चंद्र ने किया था। आगे, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, मौर्य और कुषाण के शासन को छोड़ कश्मीर घाटी को शेष उपमहाद्वीप से राजनीतिक रूप से अलग कर दिया गया था। अशोक महान के शासनकाल के दौरान कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। जिन लोगों का इतिहास सब्जेक्ट है वो लोग तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें इसे। आगे, ममल्लापुरम के बंदरगाह का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान किया गया है? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो एलोरा। ठीक है, नेक्स्ट, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पुलकेशिन फर्स्ट ने। ठीक है, आगे, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, आगे, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। देखिए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करके वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी। भारतीयों को भीषण युद्ध में पराजित किया गया, भले ही वे हाथियों से लड़े, जिसे मैसेडोनिया के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं, किन शासकों ने खजुराहो में धार्मिक राजधानी की स्थापना की? तो चंदेल ने। ठीक है, चंदेल राजाओं ने धार्मिक राजधानी की स्थापना की। ठीक है, देखिए, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चंदेलों ने मध्य भारत पर शासन किया। उनकी पहली राजधानी खजुराहो थी, उसके बाद महोत्सवनगर, फिर महोबा में स्थानांतरित कर लिया गया था। ननुक्का भारत के चंदेल वंश के शासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे देवनम प्रिया के नाम से जाना जाता है? तो देवनाम प्रिया अशोक को जाना जाता है। ठीक है, देवनम प्रिया, जिसे देवनम प्रिया के नाम से भी जाना जाता है, मगध सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में इसका इस्तेमाल किया गया था।
देव नम प्रिय का अर्थ है देवताओं को प्रिय, ठीक है। यह अक्सर अशोक द्वारा प्रिय दासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है वह दूसरों के साथ दया करता है। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो मथुरा संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट, योग का जनक किसे माना जाता है? तो पतंजलि को, ठीक है। पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख धम्म में नहीं किया गया? तो दान, पितृवाद या माता पिता की आज्ञाकारिता, इन सब का किया गया है, लेकिन संघ में आस्था इसका नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया है, वह शिलालेख कौन सा है? वो रुमिंडी स्तंभ शिलालेख, ठीक है। एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया है। किस में कर के बारे में बताया है? तो ये रुमिंडी स्तंभ शिलालेख में, ठीक है। गोपथ क्या है? तो गोपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे, बाद के गुप्त राजाओं ने अफसर शिलालेख अभिलेख कहाँ मिले? तो गया में मिले, ठीक है। बाद के गुप्त राजा जो हुए इनका अफसर शिलालेख ये गया में मिला। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो राजूज्ञ, ठीक है। न्यायिक अधिकारियों को राजूज्ञ कहा जाता है। आगे, रावण वध के रचयिता कौन है? तो वत्स भट्टी। रावण वध की रचना वत्स भट्टी ने की थी। यह एक प्रसिद्ध काव्य था, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल में बलाधिकरण कौन था? तो सेना अध्यक्ष, ठीक है, इसको बलाधिकरण बोलते हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान को कहा? तो लोग, ठीक है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान को कहा है? तो लोथल को भी बोला है। लोथल के लोथ शब्द का अर्थ है शव, ठीक है। लोथल का भी अर्थ है शवों का स्थान, ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और जिसने ब्रह्मदत्त को मारा था, वो कौन था? ब्राह्मण, ठीक है। आगे, मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल कौन करता था? तो ये समस्था अध्यक्ष, ठीक है। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने, ठीक है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, जो कि पुष्यमित्र शुंग के गुरु और पुरोहित थे, ठीक है। नेक्स्ट, पांडवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै, ठीक है। पांडवंश की राजधानी मदुरै थी। ह्वेंग सांग के अनुसार पांडवंश की राजधानी मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। आगे, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? तो ये 9वें शिलालेख में, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सातवाहन राजा के शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ठीक है। ये सातवाहन वंश थे, इनके शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था। आगे, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो मौर्य ने, ठीक है। मौर्य वंश के राजाओं ने सीरिया के साथ संबंध बनाए। देखिए, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डायमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। विश्व के प्रथम तैल चित्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए गए? तो ये अफगानिस्तान में, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया का पहला तेल चित्रकला अफगानिस्तान में बामियान गुफाओं में पाया जाता है। कहाँ पर? बामियान गुफाओं में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नग्न नर धड़ पाया गया? तो हड़प्पा में, ठीक है। नग्न धड़ ये हड़प्पा में नग्न धड़ मिला। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, नोट करिएगा। और फिर मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करना जानते थे और भेड़ बकरी तथा अन्य जानवर भी पालते थे, ठीक है। आगे, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल आधुनिक ईरान की सीमा के पास था? तो इस समय जो ईरान है वो सुतकांडेडोर ये सभ्यता उस समय सिंधु घाटी स्थल के नज़दीक था, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण 100 पवित्र पथ की सिफारिश करता है? तो शतपथ ब्राह्मण 100 पवित्र पथ की सिफारिश करता है।
सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण जो यजुर्वेद से जुड़ा है, जिसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। यह 100 पथ की सिफारिश करता है। आगे बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की गई है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। आगे सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद। ठीक है, उपवेद व्यवहारिक ज्ञान को संदर्भित करता है। वे पारंपरिक साहित्य हैं जिनमें कुछ तकनीकी कार्यों के विषय भी शामिल हैं। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वेदांगों में कितने सूत्र हैं? तो 6। वेदांगों में जिन सूत्रों का उल्लेख किया गया है वे बहुत ही संक्षिप्त संघनित कथन है, जिनका उपयोग विभिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वेदांग निम्न है। कौन? 6 वेदांग है ना, कौन कौन दे देगा? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये ध्यान रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस वेद का पुजारी ब्रह्मा है? तो अर्थवेद का पुजारी ब्रह्मा है। ठीक है, इसमें भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु से दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों लोक परोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में किया गया है। देखा कितना इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद। देखते हैं आगे, अशोक का पोता जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था वो कौन था? संप्रति। ठीक है, ये अशोक का पोता था। आगे, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। यह 8 या 9 कुलों का संघ था। आगे, बिंदुसार के दरबार में डायमोकस को राजदूत के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो एंटीओकस ने। ठीक है, डायमेकस को राजदूत के दरबार में एंटीओकस ने नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के प्रमुख शिलालेखों में प्रादेशिकों, राजकों और युक्तों का उल्लेख है। किसमें? तीसरे शिलालेख में। अशोक के तीसरे शिलालेख में प्रादेशिकों, राजकों और युक्तों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, यह भी उसमें लिखा हुआ है। आगे, इंडो यूनानी राजा के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को किस शासक के दरबार में भेजा गया? भागभद्र के शासक के दरबार में। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो यूनानियों की राजधानी थी? तो सकल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अवंती वर्मन से संबंधित है? तो 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसको अवंती वर्मन काल के नाम से जाना जाता है। आगे, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में वाकांटकों का अनुसरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये बादामी के चालुक्य के द्वारा। ठीक है, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के वाकांटकों का अनुसरण बादामी के चालुक्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य राजा मंगलेश का उत्तराधिकारी बना? तो पुलकेशिन द्वितीय मंगलेश का उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने विनयादित्य को उत्तराधिकारी बनाया? तो ये विजयादित्य। किस चालुक्य राजा ने विनयादित्य को उत्तराधिकारी बनाया? तो ये विजयादित्य को। ठीक है, आगे है, नरसिंह वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय था। महेंद्र वर्मन द्वितीय जिन्होंने 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम के उत्तराधिकारी थे। पल्लव और चालुक्य संघर्ष बाद के दशक तक जारी रहा और महेंद्र वर्मन द्वितीय चालुक्य से लड़ते हुए मर गया। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के राजा महिंदा पंचम को हराकर सिलोन पर विजय प्राप्त की? किसने? राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, हम्पी व्यापक रूप से किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह विजयनगर की राजधानी थी। कौन? हम्पी। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। यह 1343 से 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पाटलिपुत्र, जिसे आज हम बिहार के प्राचीन शहर पटना के नाम से जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के अधीन समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इसके वैभव का विस्तृत वर्णन किया है। पाटलिपुत्र मूल रूप से 490 ईसा पूर्व में मगध शासक अजातशत्रु द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस थे। आगे, कौन सा स्थान चोल प्रशासन के दौरान एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो ये कांचीपुरम। ठीक है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में शिल्प तकनीकों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और शिल्प उत्पादन के विभिन्न केंद्र उभरे। ठीक है, चोल प्रशासन के दौरान कांचीपुरम एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लाल या अच्छा चेर भी कहा जाता है? तो ये सेनगुट्टवन को। ठीक है, चेर कवियों के अनुसार सेनगुट्टवन उनका सबसे बड़ा राजा था। उन्हें लाल या अच्छे चेर के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कई सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। उनका उल्लेख संगम के बाद के पाठ शिल्पाधिकारम में भी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन चेर साम्राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह था उस समय? तो मुजीरिस था। ठीक है, आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर महान स्नानागार पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसे प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जनजातियों का एक संघ था? तो वज्जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक संघ था। ठीक है, इसके शासक 8 कुलों का एक संघ था, जिनमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यह 16 महान जनपदों में से एक था वज्जी। ओके, इसकी राजधानी वैशाली थी। कई बार क्वेश्चन आया है ना, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक के बारे में कुछ जानते हैं। अशोक मौर्य वंश का एक प्राचीन भारतीय सम्राट था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत के महानतम सम्राटों में से अशोक ने वर्तमान तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ठीक है, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढे होने के प्रमाण हैं? तो ये बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की घाटी में स्थित है। पुरातात्विक खुदाई से 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चला। ठीक है, इस बुर्ज होम का मतलब क्या होता है? कश्मीरी बोली में से बर्च टी होता है। मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे, जबकि कश्मीर में पाए जाने वाले नवपाषाण स्थल बुर्ज होम गड्ढे में रहने की सूचना मिली थी। मेरे 2 प्रश्न और रह गए हैं। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो मिहिर भोज। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन। संख्या प्रणाली जीरो का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, सभी जानते हैं कि लगभग 500 ईसा पूर्व ईस्वी में एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने एक संख्या प्रणाली तैयार की और शून्य का आविष्कार किया। ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व पूरा विश्व करता है। तो ये आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।